हेलो माय डियर फ्रेंड, मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन क्लासेस द ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो हम लोग अभी तक अपना ब्रीदिंग एंड गैसेस एक्सचेंज में लेक्चर नंबर 6 तक देख चुके हैं। आज हम लेक्चर नंबर अपना 7 देखेंगे। ब्रीदिंग एंड गैसेस एक्सचेंज क्लास 11th की बायोलॉजी एनसीईआरटी है और अब हम लोग आगे करेंगे। इसमें हमको इस बार देखना है, क्या देखना है आइए देखते हैं। हम लोग देखेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेज। एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस का मतलब हमारे पास है, देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में चलेगा, जिसका हम लोग कहते हैं गैसों का विनिमय। गैसों का विनिमय। विनिमय का मतलब क्या होता है आप नहीं समझ पा रहे होंगे, तो एक्सचेंज का मतलब तो समझते हैं। एक्सचेंज का मतलब ये होता है कि आदान प्रदान, ना इधर से उधर और उधर से इधर करना ही हमारा क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जिसको हम पढ़ते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस। गैसों का आदान प्रदान, उसका विनिमय करना। कैसे गैसेस एटमॉस्फेयर से हमारे लंग्स में जाती हैं, लंग्स की कोशिकाओं तक जाती हैं, कोशिकाओं से ब्लड में और ब्लड से टिश्यू में जाती है। कैसे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड उधर से क्या है आता है ना और एटमॉस्फेयर में जाता है। आज हम उसी के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसको हम लोग यहाँ पे लिख चुके हैं। ये हमारा हुआ लेक्चर नंबर कौन सा, 7। ये हमारा लेक्चर नंबर आज होगा कौन सा, 7 होगा रिस्पायरेशन का, जिसको कॉमन भाषा में हम लोग रिस्पायरेशन कहते हैं। ब्रीदिंग एंड गैसियस एक्सचेंज को रिस्पायरेशन ही हम लोग कहते हैं। तो आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एनसीईआरटी ही पढ़िए, एनसीईआरटी पर ही दीजिए। आप चाहे नीट की तैयारी करते हों, चाहे आप टीजीटी और पीजीटी वाले हों, और एसएससी और रेलवे इत्यादि जो वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए तो भी अब एनसीईआरटी ही मस्ट है, क्योंकि वो यूपी बोर्ड हो चाहे अदर कोई बोर्ड हो, सब के सब अब सीबीएसई के पैटर्न को ही फॉलो करते हैं। हर जगह सीबीएसई ही अब चलता है, मतलब एनसीईआरटी ही चलती है। आप पीसीएस वालों को, आईएएस वालों को, मतलब क्या है यूपीएससी और यूपीपीएससी या एमपीपीएससी वालों को भी देखते होंगे, तो उसके भी टॉपर बताते हैं कि हमने अपना जो है बेस या हमने जो है अपनी तैयारी केवल और केवल एनसीईआरटी से की है। क्लास 6 से लेकर 12th तक की एनसीईआरटी पहले वो लोग पढ़ते हैं, उसके बाद और जो कुछ भी उनको अर्न करना होता है वो करते हैं। तो चलिए हम लोग भी स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से फिर वही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 100 टाइम्स एजुकेशन क्लासेस को फॉलो करिए ना, और हमारी वीडियोज़ अगर आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए और उनसे भी कहिए कि वो भी जो है चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए जितने अच्छे सब्सक्राइबर्स होते हैं, जितना ज़्यादा उतना ही वीडियो क्या है प्रसारित की जाती है यूट्यूब पे, और उसमें हमारा भी थोड़ा सा फ़ायदा रहता है और उससे हमको मोटिवेशन मिलता है, हम आपको अच्छी अच्छी वीडियो इसी तरीके से दे पाते हैं। तो चलिए अब हम आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मतलब गैसों का विनिमय। तो आप सब जानते हैं पिछले अध्याय में हम लोगों ने यहाँ तक देख चुका था कि हमारे पास जो रिस्पायरेटरी वॉल्यूम्स होते हैं वो कितनी होती हैं, क्या होती हैं। अब हमको आइए बेस में देखते हैं कि एक्सचेंज किन चीज़ों का करना है। हमको एक्सचेंज 2 गैसों का करना है। कौन कौन सी गैस है, ऑक्सीजन एंड क्या है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। इन्हीं 2 गैसों का हम लोग अपने श्वसन में, अपने रिस्पिरेशन में करते हैं। ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है कि वो एटमॉस्फेयर से हमारी टिश्यूज़ तक, मतलब कोशिकाओं में जाए, जहाँ पे हमारा भोजन है, जहाँ पे हमारा भोजन है, जो हम भोजन किए थे वो पच गया था ना, एब्जॉर्प्शन उसका हो चुका था और वो जाके कोशिकाओं में है, टिश्यूज़ में है, ऊतकों में है, तो ताकि वहाँ पे इसका ऑक्सीजन जाए तो इसका दहन हो। ऑक्सीजन क्या है, दहन करे उस फूड का, ऑक्सीजन उस दहन करे उस फूड का और वहाँ से एनर्जी निकले। अब कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और वाटर भी बनता है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड फिर वहाँ से टिश्यूज़ से, ऊतकों से कहाँ लाना है, यहाँ बाहर एटमॉस्फेयर तक लाना है। तो मतलब इधर से ऑक्सीजन का जाना और उधर से कार्बन डाइऑक्साइड का आना, यही हमारा क्या है, एक्सचेंज। तो आइए अब हम देखते हैं कि प्राइमरी साइट्स क्या होती है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो हम क्या कहेंगे, एल्वियोलाई।
एल्वियोलाई को आप हम लोग जानते हैं ना, एल्वियोलाई को जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, कोशिका। एल्वियोलाई इस क्या होता है, प्राइमरी साइट्स, इज प्राइमरी साइट्स ना फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। कौन कौन से भैया गैसेज हैं, हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि मेनली हम लोग इसी के बारे में पढ़ रहे हैं, मतलब O2 एंड क्या है, CO2 के लिए पढ़ रहे हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे पास ये एक्सचेंज होता कैसे है। अब आपको पता है कि एटमॉस्फेयर में क्या है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है ना, और नाइट्रोजन है, तमाम चीज़ें हैं। हमको सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन को अंदर कर दिखाना है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर दिखाना है। तो आइए हम देखते हैं कि हमारे पास ये क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ कहाँ से होगा। पहले एक्सचेंज कहाँ पे होता है, देखिए O2 का हम बता रहे हैं। O2 कहाँ से जाती है, पहले एटमॉस्फेयर से। ये ऑक्सीजन जो है एटमॉस्फेयर से कहाँ जाएगी, एटमॉस्फेयर से हमारे कहाँ तक, एल्वियोलाई। एल्वियोलाई का मतलब यहाँ तक, कोशिकाओं तक। भैया हिंदी में बोल रहे हैं। एल्वियोलाई से वो कहाँ पे जाती है, ब्लड में, क्योंकि वो ब्लड में मिलती है। और ब्लड जब उसको, क्योंकि ब्लड ही हमारा ट्रांसपोर्ट का मीडियम होता है गैसों के लिए। लिम्फ होता है, लेकिन लिम्फ जो है गैसों का ट्रांसपोर्ट नहीं करता है, हल्की फुल्की गैसों का सबका कर देता है, थोड़े बहुत लाइपेज वगैरह का, थोड़े बहुत जो है जो उसमें न्यूट्रिएंट्स ऊपर नीचे आने में खिसक जाते हैं उसमें, लेकिन प्राइमरी चीज़ क्या है, ब्लड ही। और ब्लड से ये कहाँ पर जाती है, टिश्यूज़ में। टिश्यूज़ का मतलब ये है भैया कि टिश्यूज़ ऊतकों में, ऊतकों का मतलब है कि ग्रुप ऑफ सेल्स ना, जब सिमिलर टाइप ऑफ होती सेल्स होता है जिनका फंक्शन भी सेम होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। तो क्योंकि वहीं कोशिकाओं में ही अब हमारे पास देखिए, क्योंकि कोशिका में हमारे पास एक, मान लीजिए हम कोशिका है ना, अब कोशिका में हमारे पास यहीं कहीं क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है, और यहीं कहीं क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। अब यहीं पे जो है उस फूड का क्या है, हमको क्या दहन करना है, जिसको हमने पाचन के दौरान अवशोषित किया था, जो हमारी कोशिकाओं में संग्रहित हो गया है, ताकि वहाँ से ऑक्सीजन जब ये ऊतकों में आएगी, ऊतक का मतलब इस सेल में, ठीक है, क्योंकि ऊतक क्या है, विभिन्न जो है कोशिकाओं का समूह होता है। जो कोशिकाएं एक ही जैसी होती हैं, एक ही जैसी कोशिकाओं का समूह होता है, जिनका कार्य भी एक ही होता है। तो एक कोशिका को हम दिखा रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास कोशिका में जब फूड चला गया तो वहाँ ऑक्सीजन आएगा। जब ऑक्सीजन आया तो उसी को हम लोग जो रिस्पायरेशन में पहली रिएक्शन देखे थे कि रिस्पायरेशन की पहली रिएक्शन जो थी, यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया और ऑक्सीजन अब फूड को तोड़ेगा। किस फूड को तोड़ेगा, वो फूड आप फिर से देख लीजिए, C6H12O6 को तोड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये ऑक्सीजन, इसीलिए तो हम इसको अंदर लेके आए हैं, इसी ऑक्सीजन को अंदर लेके आए इस कोशिका में ही। अब कोशिका में ही देखो माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका में कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्योंकि ये कौन सा रिस्पायरेशन है, सेलुलर रिस्पायरेशन ना, ऑक्सीजेनिक है, मतलब क्या है, ऑक्सीशोषण है। चलिए तो क्या बनता है हमारे पास, देखिए 6 मोल कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एंड क्या है, एनर्जी। इसमें एनर्जी, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रहती है, क्योंकि ये कौन सा रिस्पायरेशन है ना, ऑक्सीजेनिक है ना, एरोबिक रिस्पायरेशन है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो निकली, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो निकली, पहले ये ऑक्सीजन देखो कहाँ गई भैया, टिश्यू में अंदर। अब टिश्यू में यहाँ पे देखिए ये ग्लूकोज था, ग्लूकोज में ऑक्सीजन मिली तो कार्बन डाइऑक्साइड जल और एनर्जी बना। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना है, किसको, इसी कार्बन डाइऑक्साइड को। तो क्या करेंगे कि अब हम दिखा रहे हैं आपको CO2, मतलब विनिमय किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आता है, पहले वो टिश्यूज़ से, टिश्यूज़ का मतलब आप समझ गए, ऊतकों से। ऊतक कौन, यही जो है इन कोशिकाओं से। आएगा कहाँ पे भैया, ब्लड पे, ब्लड में। और ब्लड से वो कहाँ आएगा, एल्वियोलाई में। और एल्वियोलाई से कहाँ आ जाएगा, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का मतलब भाई लोग वातावरण में। बड़ा सिंपल है,
बहुत ही सिंपल है, हम इसको इसीलिए पढ़ ही रहे हैं कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसों का विनिमय है क्या, कैसे विनिमय होता है। तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन, इसीलिए बार बार बताते हैं, बार बार बोलते हैं भैया कि आपको नीट क्वालिफाई करना है, आपको फ्यूचर का डॉक्टर बनना है, आप डॉक्टर बनेंगे, आपको छोटी मोटी चीज़ें केवल रटी रटाई वाली चीज़ें नहीं आएंगी। आपको पता है जब से नीट होने लगा है, CPMT और वो अलग अलग स्टेट की PMT को जाने दीजिए ना, CBSE भी कंबाइंड, अब तो NTA करवा रहा है, तो नीट ही है, लेकिन वो कंसेप्ट के अनुसार होगा। बताइए कहाँ से ऑक्सीजन किधर जाएगी, बाहर से अंदर की तरफ, मतलब एटमॉस्फेयर से कहाँ, टिश्यू तक। कैसे जाएगी, पहले एटमॉस्फेयर से कहाँ, एल्वियोलाई पे, और हमने यही लिखा है कि एल्वियोलाई इस होता प्राइमरी साइट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मतलब गैसों के विनिमय के लिए प्राथमिक स्थल कौन सा होता है, एल्वियोलाई है, जिसको हम लोग कूपिका कहते हैं। तो यहीं से हमारा कार्यक्रम क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। और जब अब वहाँ पे जब फूड का ऑक्सीडेशन हुआ, क्योंकि ऑक्सीजन जुड़ गई तो ऑक्सीडेशन, तो हमको क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और क्या है, एनर्जी। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना है, तो इसका मतलब वो कहाँ से आ रही है, उल्टा, कहाँ से, उल्टा। तो यही अब हम आपको बनाने जा रहे हैं, क्योंकि ये वाटर भी बाहर निकलता है, ये पानी भी बाहर निकलता है। देखिए जब हम लोग गर्मियों में अपने नाक में ये दस्ती बांध लेते हैं, या अभी मास्क लगाते थे, या अब भी लगाते हैं, कपड़े या हेलमेट भी लगाए लो, देखिए नाक के अगल बगल क्या है, रुमाल गीला हो जाता है, हैंकी क्या है, गीली हो जाती है, हेलमेट क्या है, गीला हो जाता है। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ वाटर भी वेपर फॉर्म में क्या है, एटमॉस्फेयर में बाहर की तरफ निकलता है। कहाँ से, हमारी कोशिकाओं से ना, तो वो बाहर भी जाता है। आइए तो अब हमको इन्हीं तीनों चीज़ों का, दोनों चीज़ों को हम एक साथ कर दे रहे हैं कि O2 इधर से इधर जाएगी कहाँ, टिश्यू में, कहाँ पे, टिश्यू पे भैया ना, और टिश्यू की तरफ से अब क्या आएगा, CO2, क्या आएगा, टिश्यू की तरफ से ही क्या आएगा, CO2, क्या आएगा, CO2। ऑक्सीजन गई टिश्यू की तरफ से, और टिश्यू की ही तरफ से कौन आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड उल्टा एटमॉस्फेयर में आएगा। क्यों, क्योंकि इसी टिश्यू में जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है तो हमको ये देखिए, यही है श्वसन, यही है श्वसन। ब्रेक डाउन ऑफ क्या होता है, ग्लूकोज, या ग्लूकोज कहिए, फ्रक्टोज कहिए ना, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज ही क्या कहलाता है हमको, रिस्पिरेशन, श्वसन। सांस लेना, सांस निकालना, वो तो ब्रीदिंग है। असली ओरिजिनल श्वसन इसीलिए होता है कि ताकि हमको एनर्जी मिले। जो हम फूड खाए हैं, जिस फूड का हम अपने पास अवशोषण कर लिए हैं, उसको पचा के अपने अंदर रखे हैं, वो हमारी सेल में, कोशिकाओं में है, माइटोकॉन्ड्रिया में, वो जाके क्या है, उसका दहन हो और उसमें से एनर्जी निकले। उस एनर्जी का हम लोग क्या करें, उपयोग करें अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए, अपने काम करने के लिए ना, उसको संचित करके रखने के लिए भी, और उसके साथ जो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड ना, उसको क्या है, बाहर निकाल दें, क्योंकि वो हमारे शरीर को आवश्यक नहीं है। जो चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी नहीं है उसको हम बाहर ही निकाल देंगे, ठीक। तो उसको हम लोग बाहर निकाल देते हैं। यही है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यही है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो चलिए अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, जिनको ये नोट करना होगा वो नोट कर लेंगे। अब हम लोग थोड़ा सा करेंगे कि ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं, कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस को इफ़ेक्ट करते हैं या प्रभावित करते हैं। हमारे वो कारक जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसों के ना विनिमय में प्रभाव डालते हैं। तो आइए, जिनको नोट करना हो वो नोट कर लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इसको हटाने वाले हैं। चलिए देखिए, गैसों का विनिमय करने में हमारे पास तीन चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं कि वो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इनके एक्सचेंज को, इनके विनिमय को प्रभावित करती हैं। पहला तो हम देखते हैं पार्शियल प्रेशर, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, आंशिक दाब। दूसरा हम देखेंगे क्या, बताइए, उसकी सॉल्युबिलिटी, कितनी उसकी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी है। तीसरा हम देखेंगे कि जिस मेम्ब्रेन के थ्रू ये जा रही है, उस मेम्ब्रेन की क्या है, थिकनेस क्या है, मेम्ब्रेन की थिकनेस क्या है, उसकी मोटाई क्या है। भैया मोटा रहेगा ज़्यादा तो क्या होगा, कम घुलेगी।
एक्सचेंज कम होगा। जैसे हम लोग घर में शरबत और छानते तो सूती के कपड़े से जो है पतला कपड़े से छानते ताकि, और पता चला खूब मोटका चद्दर से छाने, पता नींबू वबू सब वहीं में अटका रह गया। धीरे धीरे क्या है उसकी छन्ने का या सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। तो इसको भी कहते हैं हम लोग छन्ना ही कहते हैं। तो आइए अब हम लोग इसको देखते हैं कि गैसों के विनिमय किस किन स्थानों पर होती है। पहले देखेंगे, हेडिंग डालते हैं फैक्टर अफेक्टिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेज। हिंदी में भी अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ना कि गैसों का विनिमय को ना गैसीय विनिमय को प्रभावित करने वाले कारक, गैसों के विनिमय को प्रभावित करने वाले कारक। चलिए पहले हम इन तीनों कारकों का नाम लिख देते हैं। 3 हैं मेन, वैसे 4 हो सकते हैं, 4 भी हो जाते हैं ना। आइए पहला क्या लिखते हैं, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। पहले लिखेंगे पार्शियल प्रेशर। क्या लिखेंगे, पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर को हिंदी में हम लोग कहते हैं आंशिक दाब ना। उसके साथ साथ हम आंशिक दाब से ही रिलेटेड है, सेम टू सेम वही है ना। बस जिसका आंशिक दाब ज़्यादा किसका होगा वो हम अभी बता रहे हैं, जिसका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ज़्यादा होगा। तो क्या लिखेंगे, ये कंसंट्रेशन हो गया, पूरा नहीं लिखेंगे, ये क्या हो गया, ग्रेडियंट। इसको हिंदी में लिखते हैं सांद्रता प्रवणता। ठीक। तीसरा हम लोग देखेंगे कौन सी गैस ज़्यादा क्या होती है, सॉल्युबिलिटी का मतलब घुलनशीलता। कौन सी ज़्यादा क्या होगी, घुलनशील होगी, घुलनशीलता। और चौथा हम लोग देखते हैं क्या, थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन। थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन का मतलब है भैया लोग, हम क्या देखेंगे, जो हमारे पास होती है झिल्ली, जिस झिल्ली के थ्रू वो जाता है, जिस मेम्ब्रेन के थ्रू जाता है, ये 3 मेम्ब्रेन हैं, तो उनकी क्या कहेंगे, झिल्ली की मोटाई। आप जानते हैं ज़्यादा मोटा कपड़ा ले लेंगे या ज़्यादा मेम्ब्रेन मोटी रहेगी तो इस पार से उस पार निकलने में क्या होती है, दिक्कत होगी। पतला रहेगा तो आसानी से हो जाएगी। तो आइए आप देखिए, हम लोग देखते हैं गैसों के विनिमय को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। फैक्टर अफेक्टिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जिसमें पहला है हमारे पास पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर को हम लोग कहते हैं आंशिक दाब। दूसरा हमारे पास है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब सांद्रता प्रवणता। तीसरा हमारे पास है सॉल्युबिलिटी, मतलब घुलनशीलता। और चौथा हमारे पास है थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, झिल्ली की मोटाई। तो आइए अब हम एक एक करके देखते हैं। जिनको नोट करना होगा प्लीज़ वो नोट भी करते रहेंगे, वीडियो को आप पॉज करके नोट कर सकते हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एनसीईआरटी पे ज़रूर फोकस करिए। हम हर बार यही कहते हैं कि हम एनसीईआरटी पे ही पढ़ाते हैं, क्योंकि आज का सिलेबस, इस टाइम का जो हमारे पास सिलेबस चल रहा है नीट के लिए या 12th के लिए या 11th के लिए ना, किसी भी एग्ज़ाम के लिए, वो किसका है, 100% एनसीईआरटी का ही है। आप लोगों से फिर वही कहेंगे कि प्लीज़ अभी तक जिन्होंने चैनल को जो है सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप उसको लाइक भी करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और अपने सुझाव अगर आप हमको देना चाहते हैं या अपनी हमारी वीडियोज आपको कैसी लगी अगर ये बताना चाहते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। और सब्सक्राइबर देखिए जब बढ़ेंगे तभी जो है अच्छी वीडियो जो है डालने का मन होता है, हमारा भी मनोबल थोड़ा बढ़ेगा। चलिए तो हम हटाते हैं और एक एक करके पढ़ते हैं। पहला देखेंगे हम लोग क्या, पार्शियल प्रेशर।
आंशिक दाब। आंशिक दाब देखने से पहले कि हमको यही देखना पड़ेगा कि आंशिक दाब क्या होता है। हमको यही सबसे पहले देखना है कि आंशिक दाब क्या होता है। अब देखिए हम आपको बता रहे हैं, आंशिक मतलब आप समझ रहे हैं, पार्शियल मीन्स क्या होता है आंशिक, और पार्शियल का मतलब क्या होता है उसका अंश, न किसका अंश। जैसे हम लोग 3-4 लोग हैं, जैसे आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा सुपर पोजीशन, कि 4-5 लोग मिलके एक टाली को ठेल रहे हैं, 4-5 लोग मिलके एक टाली को ठेल रहे हैं, तो सब का बल इक्वली जानते हैं कि भाई टाली चल रही, लेकिन उसमें से किसी एक आदमी का बल देखें कि भैया ये वाला कितना लगा रहा है, या सुधीर पांडे कितना बल लगा रहे हैं, थोड़ा तो नहीं लगा रहे हैं, कम तो नहीं लगा रहे हैं, इनके हिस्से का कितना बल है। तो इसीलिए इसी प्रकार से यही होता है कि पार्शियल प्रेशर, आंशिक दाब मतलब विभिन्न गैसों के मिक्सचर में, बड़े ध्यान से सुनिए, बड़ा आनंद आएगा न, विभिन्न गैसों के मिक्सचर में किसी एक गैस का जब हम दाब निकालते हैं या दाब देखते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, आंशिक दाब का, इसका उस गैस का मतलब इंडिविजुअल गैस का हम पार्शियल प्रेशर जब देखते हैं, किसी इंडिविजुअल गैस का प्रेशर देखते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पार्शियल प्रेशर। किसमें, विभिन्न गैसों के मिक्सचर में, किसी एक गैस का, क्योंकि हर गैस अपना अलग अलग दाब लगा रही होगी, तो किसी एक का जब देखते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं आंशिक दाब। आइए आप एनसीईआरटी में देखिए, हम एनसीईआरटी की लाइन आपको सुना रहे हैं, उसमें से आपको क्लियर हो जाएगा। और प्लीज़ जो भी बच्चे अच्छे से पढ़ना चाहते हो वो प्लीज़ ज़रूर एनसीईआरटी लेके बैठें। यहाँ पे देखिए हमारे पास, हम आपको एनसीईआरटी से ही दिखा रहे हैं कि यहाँ पे लिखा है कि कुल मिला करके हम लोग आते हैं, हाँ ठीक, प्रेशर कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय एन इंडिविजुअल गैस, प्रेशर कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय एन इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर, इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। मतलब वही हुआ कि विभिन्न गैसों के मिश्रण में किसी एक गैस का दाब क्या कहलाता है, पार्शियल प्रेशर, आंशिक दाब कहलाता है। तो आइए हम हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखेंगे, आप कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आप एनसीईआरटी जरूर पढ़िए। आइए देखते हैं, हम कह रहे हैं प्रेशर, प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय इंडिविजुअल गैस, या कहिए सिंगल गैस, प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय इंडिविजुअल गैस इन मिक्सचर ऑफ, सॉरी यहाँ पे ई लगा दिए हैं, गैस इन मिक्सचर ऑफ गैसेस, इन मिक्सचर ऑफ गैसेस कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। मतलब अब देखिए बेटा, हिंदी में आपको लिख रहे हैं ना, विभिन्न गैसों के मिक्सचर में, विभिन्न गैसों के मिश्रण में किसी एक गैस का दाब, किसी एक गैस का दाब उस गैस का आंशिक दाब कहलाता है, उस गैस का आंशिक दाब कहलाता है। इसलिए हम साथ साथ लिखते हैं, पहले से नहीं लिखते हैं, कि आपको समझना है, आपको देखना, पहले से लिखी लिखाई चीज़ें हैं और उसको केवल हम आपको पढ़ के सुना देंगे तो कोई मतलब निकलने वाला है नहीं। तो आप जान गए हैं कि क्या होता है पार्शियल, आंशिक मतलब क्या होता है, उसके अंश का, उसके हिस्से का, उसके अंश का, उसके हिस्से का, विभिन्न गैसों के मिक्सचर में ना, विभिन्न गैसों के मिश्रण में किसी एक गैस का दाब क्या कहलाता है, उस गैस का आंशिक दाब कहलाता है। जैसे आपको पता है कि एटमॉस्फेयर में हमारे पास क्या क्या है, नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है ना, ऑक्सीजन है, फिर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो अगर हम देखें कि ये गैसें सारी क्या हैं, मिली हुई हैं, उनमें से कहें कि ये बताइए कि ऑक्सीजन का आंशिक दाब कितना है, पार्शियल प्रेशर कितना है,
तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का अगर पूछ ली कि ऑक्सीजन का दाब कितना है तो वहीं पर हो गया कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर। और इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसे दिखाते किससे हैं, हमको सिर्फ दो का लेना है, ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का, क्योंकि मैंने यहाँ से पहले ही लिख के रखा है। तो और दिखा देते हैं पार्शियल प्रेशर, दिखाते कैसे हैं। पार्शियल प्रेशर को लिखेंगे PO2। PO2 का मतलब हो गया पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ना। और क्या दिखाएंगे, एंड ऐसे दिखाएंगे PCO2 मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हो गया, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और ये पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब उसके आगे बस P लिख के जिस गैस का पार्शियल प्रेशर आपको देखना है, जिस गैस का पार्शियल प्रेशर हमको बताना है, उसके आगे बस क्या करना है, P लिख के क्या लिख देंगे, PO2 मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, इधर लिख देंगे PCO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये हो गया। अब देखिए, आपको पता होगा सब जानते हैं कि ऊंचाई पे जाने पे हम लोगों की क्या है, सांस फूलने लगती है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कहाँ पे हैं, एकदम प्लेन एरियाज़ में, मतलब क्या है, समतल भूमि पे रहते हैं। जब ऊपर गए तो क्या हुआ, हमारी हैबिट यहाँ की है और वहाँ ऊपर क्या हो जाता है, क्योंकि हमको चाहिए ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का वहाँ पे आंशिक दाब पार्शियल प्रेशर कम होता है, क्योंकि इस पार्शियल प्रेशर की वजह से ही, इस आंशिक दाब की वजह से ही ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से हमारे अंदर आ जाती है। जब हम लोग पढ़े थे अपने पीछे वाले लेक्चर्स में, आप जाके देखिएगा, जिसमें बहुत ही अच्छे से आपको बताए हैं हम, जिसमें बताया गया है ना। जिन्होंने अभी तक ना देखा होगा वो प्लीज़ 100 टाइम्स एजुकेशन क्लासेस सर्च करिए। और क्या करना है, बस आप ह्यूमन फिजियोलॉजी, उसमें प्लेलिस्ट के नाम से है ह्यूमन फिजियोलॉजी, क्लास 11 ह्यूमन फिजियोलॉजी, तो आपको सारे स्टेप बाय स्टेप मिल जाएंगे और आपको कुछ भी नहीं करना है। हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा था भैया, जब यहाँ का हमारा थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम बढ़ा तो प्रेशर यहाँ का घटा और ऊपर का प्रेशर ज़्यादा, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमको लग ही रहा है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में मतलब अब इस गैस का, किसका, इस गैस का पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ज़्यादा, तो वो सटाक से क्या हो जाती है, अंदर आ जाती है। और जब यहाँ का प्रेशर कम करते हैं अपने फेफड़े का तो एक्सपायरेशन हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो जाता है। तो ये हो गया हमारे पास PO2 मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, और ये क्या हो गया, PCO2। तो अब हमको विभिन्न गैसों के पार्शियल प्रेशर में से केवल सिर्फ दो गैसों का देखना है, जिनको हम अपनी सारणी पे क्या है देखते हैं। NCERT में वो सारणी बनी है, आप लोग देखेंगे तो आपको भी मिलेगी। तो लेकिन आइए हम देखते हैं, वो सारणी को बना के देख लेते हैं, तब हम आगे चलेंगे, क्योंकि अभी पार्शियल प्रेशर ही पढ़ रहे हैं, अभी दूसरे और तीसरे पे नहीं पहुँचे हैं, ना ही चौथे पे। अब पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का हमको देखना है। चलिए, NCERT पढ़िए भी, बाकी कुछ नहीं। आइए, थोड़ा मिटने में दिक्कत होती है, फिर भी हम यहाँ लिखेंगे कितने, पार्शियल प्रेशर ऑफ, लिखना है हमको पार्शियल प्रेशर ऑफ, पार्शियल प्रेशर PRE प्रेशर। आप देखिए क्या स्पेलिंग गलती हो जाती है तो आप ध्यान दीजिएगा, ऑफ गैसेस। गैसेस में कितनी गैस है उसका भैया, सिर्फ हम बता रहे हैं आपको कि हमको पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, जबकि सॉरी आपको P छोटे से लिखना है, बड़े से नहीं करना है, मतलब उसके नीचे ये P रहे, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। चलिए, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या कैसे हैं। हमारे पास दो गैसेज हैं, पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे उसमें सारणी पे बना है, लिखा है रेस्पायरेटरी गैसेज। रेस्पिरेटरी गैसेस का मतलब वो गैस कौन कौन सी है। दूसरा स्टेप हम यहाँ पे लिखने वाले हैं, हमारे पास एटमॉस्फेरिक एयर। एटमॉस्फेरिक एयर में उसका कितना पार्शियल प्रेशर है, फिर हम उसको देखेंगे कहाँ पे, एल्वियोलाई में उसका प्रेशर कितना है।
एल्वियोलाई के बाद हम लोग देखते हैं ब्लड में कौन सा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ब्लड में कौन सा ब्लड में भैया, जो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड है। डीऑक्सीजनेटेड का मतलब जिसमें ऑक्सीजन अभी मिली नहीं है, वो ब्लड कहाँ से आ रहा है, टिश्यूज से। कहाँ से, टिश्यू से। फिर हम कहाँ देखेंगे, ब्लड में, कौन से ब्लड में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। लिख रहे हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। और एक हमारे पास अभी बच गया है, हम उसको लिखेंगे यहीं पे कहीं पे लिख ले रहे हैं, आगे मिटा के लिख लेंगे। किस पे, हमारे पास जगह थोड़ी कम हो गई, लिखेंगे टिश्यू में कितना होता है, अभी यहाँ पे नीचे लिख लेंगे। आइए पहले इतने को देख लेते हैं, फिर देखते हैं टिश्यूज़ में कितना होता है। तो रेस्पिरेटरी गैसेस कौन कौन सी हैं हमारे पास, बस यहीं पे एक छोटा सा हमको कर देना चाहिए था, तो यहीं पे बाद में कर लेंगे। चलिए, कौन सा, ऑक्सीजन। रेस्पिरेटरी गैसेस कौन सी हैं, ऑक्सीजन। और यहाँ पर रेस्पिरेटरी गैसेस कौन सी हैं, कौन सी है, CO2। चलिए, तो इसको भी हम दो भागों में डिवाइड कर दिए। एटमॉस्फेरिक एयर, आप जानते हैं कि जब एटमॉस्फेयर है तो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा रहता है कि ऑक्सीजन। अपने से बस इमेजिन करिए, सोचिए क्या होता है, ऑक्सीजन ज़्यादा, कार्बन डाइऑक्साइड कम। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एटमॉस्फेरिक एयर में ऑक्सीजन कितना होता है, एटमॉस्फेरिक एयर में ऑक्सीजन होता है 159। ये क्या है, mm ऑफ क्या है, Hg ना, mm ऑफ Hg का मतलब हम लोग ले रहे हैं मरकरी का दाब। कितना होता है भैया, 159। एनसीईआरटी में देखिएगा। अब एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन हमारे अंदर गई, कहाँ पे, फेफड़े में। फेफड़े का मतलब एल्वियोलाई में। तो एल्वियोलाई में भी ऑक्सीजन कितना रहेगा, ज़्यादा ही रहेगा, कम नहीं, 104 mm ऑफ Hg। अब बार बार नहीं लिखेंगे, वही वाला बात। ब्लड में ये कौन सा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो वहाँ पे ऑक्सीजन कम होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा, दोनों ही बात सही मैंने जो बोली है। वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा और ऑक्सीजन ज़्यादा। डीऑक्सीजनेटेड का मतलब ऐसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, या जो ब्लड कहाँ से, ऊतकों की तरफ से आ रही। तो ऑक्सीजन जब कम होगा तो ऑक्सीजन होगा हमारे पास कितना, 40 mm ऑफ Hg। 40 mm ऑफ क्या है, Hg। और ऑक्सीजनेटेड में जब ये ज़्यादा होगा तो क्या है, 95 mm ऑफ Hg। 95। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब कि ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन घुस गई है, जिसमें ऑक्सीजन चली गई है। जब एल्वियोलाई से ऑक्सीजन कहाँ गई भैया, किधर, ब्लड की तरफ, तो कितना, 95। अब यहीं पे एक हम बना रहे हैं किसका, टिश्यूज़ का। किसका, टिश्यू का, जिसमें लिखे हैं ऊतक। जिसमें क्या लिखे हैं, ऊतक। यहाँ पे क्योंकि वहाँ पे जगह थोड़ा कम बची थी, आपको साड़ी में अपने देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। ऊतक, ऊतक में क्या होता है, ऊतक में बताइए, ये है O2 लिख रहे हैं, इधर क्या है, CO2। ऊतकों में क्या होगा, ऊतकों में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा रहता है, ऑक्सीजन कम। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन 40 mm Hg। अभी कार्बन डाइऑक्साइड का कहीं भी नहीं लिखे हैं, तो यहाँ भी नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 40 mm ऑफ Hg, मतलब मरकरी का के सेम उसका पैरामीटर है ना। चलिए, अब हमारे पास एक बार देख लेते हैं, ऑक्सीजन गैस है, एटमॉस्फेयर में कितना होती है, सबसे ज़्यादा 159 mm Hg। फिर वो एटमॉस्फेयर से कहाँ आई भैया, फेफड़े में। फेफड़े में कहाँ, एल्वियोलाई में, कितना हो गई, 104 mm ऑफ Hg। जब वो कहाँ पे गई, ब्लड में। और ब्लड कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। एनसीईआरटी में जैसा लिखा है हम वैसे लिख रहे हैं, पहले इसको लिखना चाहिए था क्योंकि ये कहाँ से, एल्वियोलाई से पहले इस ब्लड में गई ना, तो 95 mm Hg, लेकिन यहाँ पहले लिखा है इसलिए ऐसा। तो क्या है, 40 mm Hg। याद रखिएगा, जब ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कम है तो कितना होगी, 40, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में है तो कितना ज़्यादा है, तो कितना, 95। और फिर वही देखिए टिश्यू में, टिश्यू मतलब ऊतक में, ऊतक मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स, कितना, 40 mm ऑफ Hg। क्यों ऑक्सीजन वहाँ कम होता है, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन जाता है, ग्लूकोज को क्या करता है, ब्रेक डाउन, ग्लूकोज को तोड़ता है, तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है
ज़्यादा, तो इसलिए वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा रहता है, ऑक्सीजन कम रहती है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर हम लोग देखने के लिए बात करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड पहले एटमॉस्फेयर में कितना होता है देख लीजिए, 0.3 mmHg। आप भी जानते होंगे ना 0.3% कार्बन डाइऑक्साइड होती है एटमॉस्फेयर में, ठीक है। अब देखिए एल्वियोलाई में अगर ऑक्सीजन ज़्यादा है तो कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा, स्वाभाविक सी बात है कि अगर यहाँ की कोई चीज़ हमारे पास ज़्यादा है तो एक चीज़ कम होगी। तो ऑक्सीजन क्या है ज़्यादा, क्योंकि एल्वियोलाई में ऑक्सीजन सीधे एटमॉस्फेयर से आ रही है, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, कम। जब आप कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा तो 40 ना। अब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, कम। तो जब ज़्यादा होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना, 45 mmHg ना। यहाँ भी आप चाहें तो mmHg लिख सकते हैं, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऊपर ही किताब में इसे लिख दिया गया है। अब हम लोग आते हैं इसमें, देखिए किस में देखेंगे, अब हम लोग सीधे सीधे इस चीज़ पे देखेंगे कि अब हमारे पास पूरा कितना बचा है, देखते हैं सीधे ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। यहाँ क्या है, ऑक्सीजन ज़्यादा, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कम, कितना होगा 40 mmHg। एक ध्यान देने योग्य बात है, बहुत ही ज़रूरी। अब यहाँ कार्बन ऑक्सीजन कम तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ज़्यादा, और ज़्यादा है तो कितना होगा 45 mm ऑफ क्या है, Hg। तो याद रखिएगा, यहाँ पे देखिए आप कार्बन डाइऑक्साइड का बड़ा अच्छा है। कार्बन डाइऑक्साइड अगर ज़्यादा है तो 45, कार्बन डाइऑक्साइड अगर ज़्यादा है तो 45 और कम है तो 40। तो याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड का तो ऐसे ही याद हो गया कि जहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा रहेगा वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कम, और कार्बन डाइऑक्साइड जब कम रहेगा तो उसका क्या रहेंगे डाटा, 40। देख लो 40 है, अगर ज़्यादा होगा तो 45। एल्वियोलाई ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात में हो रही है, एटमॉस्फेयर में नहीं। एटमॉस्फेयर में 159। आप जानते ही हैं कि वायुमंडल में ज़्यादा ऑक्सीजन है कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, तो 159 mmHg। आप उसमें मत जाइएगा कि 21% है, 78% नाइट्रोजन, ये पार्शियल प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर नापा जा रहा है। तो एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में क्या कहेंगे, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होता है भैया, 159, तो कार्बन डाइऑक्साइड का 0.3। अब कूपिकाओं में मतलब एल्वियोलाई में हमारे पास क्या होता है, 104 mmHg, 104 mmHg। जब ऑक्सीजन यहाँ ज़्यादा तो कार्बन डाइऑक्साइड कम, कितना 40 mmHg। अब यहाँ ब्लड में आते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, ऐसा ब्लड जो दूषित रक्त है। दूषित रक्त का मतलब कि उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम है, कहाँ से, वो ऊतकों की तरफ से आ रही है। आइए, तो ये हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन कम तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा। देखो ऑक्सीजन कम है तो कितना, 40 mmHg, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, 45 mmHg। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में देखिए 95 mmHg, तो यहाँ पे कितना है, 40 mmHg क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। ऊतकों में देखिए क्या होता है, ऊतक में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा रहेगा, कितना 45 mmHg, तो ऑक्सीजन क्या है, कम, कितना 40 mmHg। बड़ा सिंपल है, बड़ा सिंपल है ना। तो जिनको ये नोट करना होगा, आपकी एनसीईआरटी में भी ये डाटा है, आप नोट करके याद करिए। देखिए चीज़ें आपको याद रहना चाहिए, फुफ्फुस बांगड़ू बनने की ज़रूरत है नहीं है कि 3 इडियट्स देखे थे और बस हो गया, फुफ्फुस बांगड़ू बने फिर रहे हैं, नहीं भैया। आपको मेमोराइज़ करना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम के दिन आपको आपके डेटा ही याद आएंगे, वही आपको काम देने वाले हैं। तो याद करने का मतलब ये होता है, किसी को एक बार में 2 बार में आ जाता है तो वो कहता है आदमी समझ लिया, किसी को 4-5 बार में वो बार बार एक्सरसाइज करता है, रिहर्सल करता है, तो उसको कहते हैं कि याद किए। तो आपको चाहे जैसे हो, आपको अपने दिमाग में रखना ही रखना है, मस्तिष्क में रखना ही रखना है। हो गया, चलिए अब हम लोग देखते हैं अपना दूसरा, क्या देखेंगे, दूसरी चीज़ देखेंगे, मिटाते हैं। दूसरी चीज़ हमारे पास क्या थी, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इसी से हमको पता चल जाएगा। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब ये था कि किसकी सांद्रता प्रवणता के आधार पर। अब यही बड़ा था, बाकी सब क्या है, छोटे छोटे। हमारे पास दूसरा फैक्टर था जो गैसीय विनिमय को प्रभावित करता है, क्या था, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब सांद्रता प्रवणता। तो अच्छा ये बताइए, अभी आप लोगों ने सुना है कि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है, मतलब ऑक्सीजन ज़्यादा है। तो
तो वही क्या हो गई, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, सांद्रता प्रवणता। मतलब जो चीज़ ज़्यादा है वही सांद्रित है, वही ज़्यादा। सांद्रता का मतलब उसका अमाउंट ज़्यादा हो, जिसका अमाउंट ज़्यादा रहेगा। तो दूसरा हम डालते हैं सीधे यहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब बहुत छोटा छोटा है, जल्दी हो जाएगा आराम से। दूसरा क्या लिखते हैं, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये भैया कंसंट्रेशन पूरा नहीं लिखे हैं, याद रखिएगा, ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब होता है, वहाँ पे लिख चुके हैं ना, सांद्रता प्रवणता। तो सांद्रता प्रवणता क्या होती है, अमाउंट ना, हायर अमाउंट ऑफ गैस सेस। तो मतलब जिसका जो होगा क्या अमाउंट ज़्यादा होगा उसी को हम लोग कहते हैं कि वो ज़्यादा सांद्रित है। और अभी आपने देखा कि सांद्रता प्रवणता के आधार पर ही जिसका हम लोग क्या कहते हैं कि सीधे के सीधे ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन क्या होगा, ग्रेडियंट आपसे पूछा जाता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर, इसको इधर लिख दो या इसको इधर तो भी सही है, या आप कहिए और पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। मतलब भैया जो ज़्यादा है उसी का कंसंट्रेशन ज़्यादा है ना। तो ये लिखिए चाहे ये लिखिए, दो के दोनों क्या है, एकदम सही है कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कब ज़्यादा होगा, जब उसका पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा। अब पार्शियल प्रेशर कब ज़्यादा होगा, जब उसका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ज़्यादा होगा, उसकी मात्रा ज़्यादा होगी। तो क्या कहेंगे हम, अब हमारा मेन टॉपिक है कि हाई कंसंट्रेशन से, या चाहिए जी, अच्छा भैया, हाई कंसंट्रेशन से क्या करते हैं, टू क्या करते हैं, लो कंसंट्रेशन ना, लो कंसंट्रेशन। गैसेस कैसे मूव करती हैं, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ चली जाती हैं। क्यों, क्योंकि ये मेथड कौन सा है होता है हमारे लिए, इसको हम कहते हैं सिंपल डिफ्यूजन। तो ये क्या हो गया, सिंपल डिफ्यूजन। हिंदी में इसको क्या लिखते हैं, साधारण परासरण। साधारण परासरण। साधारण परासरण का मतलब ये है कि जब कोई चीज़ ज़्यादा है तो कम की तरफ क्या है, चली जाएगी। यहाँ पे जिस गैस का कंसंट्रेशन ज़्यादा है वो चली जाएगी। तो एटमॉस्फेयर में क्या होता है, आपसे पूछा जाएगा कि हमारे पास जो गैसेज हैं वो कैसे होती हैं, सिंपल डिफ्यूज़न के द्वारा उनका विनिमय होता है। जो चीज़ ज़्यादा जिधर रहती है उधर से उधर चली जाती है, उधर से उधर ट्रांसफ़र हो जाती है। तो आइए देखते हैं ये कहाँ से कहाँ जाएगी, ऑक्सीजन हमारे पास कहाँ से जाएगी, एटमॉस्फेयर से। क्या लिखेंगे, एटीएम। अब बस पूरा एटमॉस्फेयर नहीं लिखेंगे, एटमॉस्फेयर से कहाँ पे भैया चली जाती है, टिश्यूज़ में। अभी आपको बता चुके ना, वातावरण से जाएगी एल्वियोलाई में, एल्वियोलाई से जाएगी कहाँ, ब्लड में, और ब्लड से कहाँ जाएगी, टिश्यू में। क्यों, क्योंकि इधर एल्वियोलाई में ऑक्सीजन ज़्यादा होगी, पहले एटमॉस्फेयर में थी ज़्यादा, तो आप कहाँ गई, कोशिकाओं में, एल्वियोलाई में ज़्यादा हुई, एल्वियोलाई से कहाँ, ब्लड में गई। अब ब्लड में ऑक्सीजन लेके जा रहा है तो वहाँ पे ज़्यादा होगी और ऊतकों में जाके चली गई। अब इधर से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का देखो क्या होगा भैया, CO2 का क्या होगा, CO2 किधर से किधर जाएगा, ऊतकों से क्या हो जाएगा, टिश्यूज से कहाँ पे जाएगा, सीधे पहले कहाँ पे, फिर वही बताए थे कहाँ आएगा, ब्लड में। ब्लड से कहाँ आएगा ना, एल्वियोलाई में। ये पहले ऊतकों से निकला, ब्लड में आया, और ब्लड से एल्वियोलाई में, और एल्वियोलाई सीधे कहाँ उसको निकाल दी, एटमॉस्फेयर में। किसकी बदौलत, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की बदौलत, क्योंकि उधर ज़्यादा था, इधर से ऑक्सीजन ज़्यादा है उधर जा रहा है, और उधर से कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है। किसके द्वारा, सिंपल डिफ्यूजन, साधारण परासरण, जिधर ज़्यादा होगा उधर हो जाएगा।
चलिए अब देखते हैं क्या है तीसरा, जिसको हम क्या कहते थे, सॉल्युबिलिटी। आइए, जिसको नोट करना होगा वो वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे। तीसरा पॉइंट हम अपना देखेंगे सॉल्युबिलिटी। 1 मिनट, थोड़ा सा इसमें पानी लगाना पड़ेगा, आप लोग रिवाइज करते रहिए, क्योंकि जब ये आसानी से मिटता नहीं है, क्योंकि इस बार की स्याही जो आ गई है थोड़ी गड़बड़, तो आसानी से मिटता ही नहीं है, जल्दी ज़्यादा सूख जाता है। चलिए, तो अब हम देखेंगे कि हमारे पास तीसरा क्या है, सॉल्युबिलिटी देखेंगे। सॉल्युबिलिटी का मतलब कौन सी ज़्यादा गैस घुलनशील होगी, कौन सी ज़्यादा गैस घुलनशील होती है, इसके आधार पर हम देखेंगे। तो पहली बात आप भी जानते हैं कि जो ज़्यादा होगी वो घुलनशील होगी, पक्की बात। जो जैसे हम 2-3 लोग हैं, हम ज़्यादा हैं तो वो ज़्यादा घुलेगा। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी कार्बन डाइऑक्साइड से कम होती है। कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा सॉल्युबल होता है, कितने गुना, 20 से 25 गुना। इसीलिए भैया सिगरेट उगरेट क्या है, कम पिया करिए, धूम्रपान को एकदम से ख़त्म करिए, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, अभी हम आपको 3 बताएंगे कि सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी किसकी होती है ना। तो तीसरा हमारे पास क्या था, सॉल्युबिलिटी। घुलनशीलता, सॉल्युबिलिटी में मतलब घुलनशीलता। तो हम आपको देखिए एनसीईआरटी की लाइन से ये बता रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, इस लाइन को बहुत ही पढ़ना ज़रूरी है। आप लोग भी देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। हम कहेंगे कि हमारे पास द सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 20 to 25 टाइम्स हायर देन दैट ऑफ क्या है, ऑक्सीजन। मतलब ऑक्सीजन की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड की घुलनशीलता 20 से 25 गुना क्या है, ज़्यादा होती है। लेकिन फिर क्या है, ऑक्सीजन हमारे पास जाता है। ऐसा है कि भले अब कार्बन डाइऑक्साइड की घुलनशीलता ज़्यादा हो, लेकिन जब आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड कम है और ऑक्सीजन ज़्यादा है तो क्या होगा, ज़्यादा घुलेगी कौन, ऑक्सीजन ही ना। उसकी घुलनशीलता कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा है, लेकिन वो है ही नहीं, जितना है वो पूरा घुल जाती है बड़े आराम से। लेकिन ज़्यादा क्या है हमारे पास, बताइए, ऑक्सीजन है। तो इसलिए एल्वियोलाई से क्या कहेंगे हम लोग, टिश्यू की तरफ जाते वक्त क्या होती है, घुलनशीलता पे ही रहते हैं। तो जिस गैस की घुलनशीलता ज़्यादा अच्छी होगी उसका क्या होगा, एक्सचेंज भी ज़्यादा होगा। तो हम भी क्या कहेंगे, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये भी देखिए, एक्सचेंज, बस इसमें और कुछ नहीं पढ़ना है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी घुलनशीलता पर डिपेंड करती है। ये क्या है, घुलनशीलता पर डिपेंड करती है। तो हम क्या करेंगे, कहेंगे कि यहाँ पे O2 में क्या होता है, O2 जब हमारे पास सॉल्युबल होती है कहाँ से, एल्वियोलाई से, क्योंकि एल्वियोलाई में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत कम होती है और ऑक्सीजन की ज़्यादा। तो ये क्या हो जाती है, ऑक्सीजन ना एल्वियोलाई वाले क्या हैं, सॉल्युबल हो जाता है किसमें, ब्लड में, सॉल्युबल इन ब्लड, रक्त में क्या है, घुल जाती है। ठीक, अब कार्बन डाइऑक्साइड की देखेंगे, हमको लिखना है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सॉल्युबिलिटी ऑफ, पूरा नहीं लिखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड हायर देन O2। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की घुलनशीलता ऑक्सीजन की तुलना में ज़्यादा होती है। कितने कितने, यहीं पे लिख रहे हैं, कितने भैया, देखो 20 से 25 टाइम्स, 20 से 25 गुना, ये आपसे पूछा जाता है। बाइंडिंग कैपेसिटी क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा है हीमोग्लोबिन के साथ, ऑक्सीजन की कम है। घुलनशीलता क्यों, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा है, 20 से 25 गुना ज़्यादा तेज़ी से घुलता है कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में ऑक्सीजन की तुलना में। एक और लिख लीजिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी ऑफ क्या है, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड
कि क्या होती है, ज़्यादा होती है। कितना? 200 से 300 टाइम्स, 200 से 300 टाइम इन कंपैरिजन ऑफ मतलब अगर तुलना करें किसके? ऑफ O2 के। ऑक्सीजन की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड तो केवल 20 से 25 गुना ज़्यादा घुलती है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड 200 से 300 गुना ज़्यादा घुलता है। इसलिए जब आप स्मोकिंग करते हैं तो आपको पता है कि जब हमारे फूड का किसी भी चीज़ का अगर कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनेगा, लेकिन इनकम्प्लीट होगा तो भैया कार्बन डाइऑक्साइड और जल नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। और कार्बन मोनोऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा है, 200 से 300 गुना, और वो ऑक्सीजन को जाके क्या है, पकड़ लेगा, ऑक्सीजन को कैच कर लेगा, ऑक्सीजन के साथ अपना रिश्ता बना लेगा, ऑक्सीजन से उसकी बॉन्डिंग ज़्यादा हो जाएगी, ऑक्सीजन से बंध ज़्यादा बना लेगा। हीमोग्लोबिन से किससे? हीमोग्लोबिन से अपना बॉन्ड ज़्यादा बना लेगा, बॉन्डिंग उसकी हीमोग्लोबिन के साथ ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाएगी। तो जब हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड बंध गया तो ऑक्सीजन को बंधने के लिए जगह ही नहीं मिला। सीट हमारे पास कितनी है? एक, और उस सीट पे क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड बैठ गया, और जब मोनोऑक्साइड बैठ गया तो ऑक्सीजन को बैठने की जगह ही नहीं मिली। वही बात है। तो इसीलिए कहते हैं कि धूम्रपान मत करिए, और आप खुद नहीं करते हैं तो अगल बगल वालों को भी मत करने दीजिए, उनसे भी हाथ जोड़ लीजिए भैया। ना माने तो कह दीजिए 10 रुपये हमसे ले लीजिए, लेकिन ज़्यादा मत कहिएगा, नहीं मार भी देंगे, आप खुद का फायदा है। तो क्या होगा? क्योंकि भैया ये सेकेंड हैंड स्मोकिंग होती है कि आप नहीं पी रहे हैं फिर भी आपके अंदर वो धुआं जाएगा, तो ऐसा है कि वहाँ से उठ के ही हट जाइए। आपके घर वाले हैं तो मान जाएंगे, अपने घर वालों को बता दीजिए ना कि भैया आप पी रहे हैं फिर भी वो धुआं हमारे पास आता है, आप पी रहे हैं, इसको सेकेंड हैंड स्मोकिंग कहते हैं। बिना पिए हो जाओगे भाई साहब, बिना पिए नशेड़ी साबित हो गए, क्योंकि जब चट से जाती है ना, एक सिगरेट 5 मिनट आपकी एज कम करती है, फेफड़ों को तहस नहस कर देगी। और ये कहने की बात है कि अरे है उतना दिन से पिया तो उन्होंने तो कुछ नहीं, हम ही का हुई, तो भैया उनके अंदर वो जीन है जो उससे लड़ ले रहा है, आपके अंदर ना हुआ तो क्या करोगे? निपट जाओगे। ठीक है, तो क्या है, इसको सेकंड हैंड स्मोकिंग कहते हैं। तो याद रखिएगा, सॉल्युबिलिटी किसकी सबसे ज़्यादा कम है? ऑक्सीजन की, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड की, और सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी किसकी है? कार्बन मोनोऑक्साइड की। तो यहीं पे अगर आप बनाना चाहें तो हम यहीं सॉल्युबिलिटी पे लिख रहे हैं, यहीं ऊपर देखिए CO, ये क्या है? CO मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा है, इसी के सामने लिख रहे हैं। फिर क्या है? CO2 की क्या है? उससे कम। और ऑक्सीजन की क्या है? सबसे कम सॉल्युबिलिटी होती। इसकी कितनी है? यहीं पे आप लिख लीजिए, 200 से 300 गुना ज़्यादा होती। इसकी कितनी? 20 से 25 गुना। किसके कंपेरिजन में? ऑक्सीजन के कंपेरिजन में। जितना ऑक्सीजन घुलता है उसका 20 से 25 गुना ज़्यादा जल्दी ये घुल जाएगा, और जितना ये घुलती है ये 25 से 30, इसके कंपेरिजन में ये 200 से 300 गुना। मतलब अब कार्बन डाइऑक्साइड की गुना कहेंगे तो इसमें से घटा लो 180, और मतलब 175 से 180 इधर से उधर 275 ना, इतना तेज मतलब क्या है घुलती है। तो ये याद रखिएगा, सॉल्युबिलिटी किसकी ज़्यादा है? कार्बन मोनोऑक्साइड की, फिर कार्बन डाइऑक्साइड की, क्योंकि नीट में आपसे इसे पूछेंगे ना। और क्या है? ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी सबसे कम है, लेकिन फिर भी ऑक्सीजन हमको मिल जाता है क्योंकि उसका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ज़्यादा है, सांद्रता प्रवणता ज़्यादा है, उसका पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है। ठीक है, अब हम आते हैं चौथा पे आने का मतलब है हमारे पास थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन। इसको हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और उसके बाद इसके डिटेल में भी हम लोग चलेंगे, क्योंकि एक एल्वियोलाई है तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो एल्वियोलाई है वो कैसे काम करती है। जो गुच्छा है वो हमारे पास एक कुपिका है ना, हम एक एल्वियोलाई को बना के देखेंगे और उसी पे बात करेंगे। तो पहले पास थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, कितनी मेम्ब्रेन होगी आइए हम देखते हैं। जितनी मेम्ब्रेन क्या होगी? पतली। जितनी मेम्ब्रेन होगी क्या? पतली, उतनी ही ज़्यादा होगी उसकी, बताइए, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्या होगा पहले देख लेते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, थिकनेस। थिकनेस मतलब थिकनेस ज़्यादा तो एक्सचेंज कम, और थिकनेस कम तो एक्सचेंज ज़्यादा। तो ये हो गया। अब हमारे पास देखिए, हम आपको बना रहे हैं कि मान लीजिए एक ये सुराही है मेरे पास, जिसको हम लोग सिंपल सी एक कूपिका कहते हैं। क्या कहते हैं, कूपिका। ठीक, अब इस कूपिका में हमारे पास ये जो हमारे पास कुल मिला के गई है क्या, ब्लड वेसल्स। क्या गई है, ब्लड वेसल्स। जनरली आपको एनसीईआरटी में ऐसे बना है, अभी हम देख लेते हैं। इधर से इधर क्या आई, O2, और इधर से इधर क्या गई, CO2। मतलब ऑक्सीजन अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रहा है। तो ये एक कूपिका है, सिंगल क्या है, एल्वियोलाई, सिंगल एल्वियोलाई, जिसको हम लिख दिए हैं एल्वियोलाई, मतलब एक कूपिका है। तो देखिए यहाँ पे 3 मेम्ब्रेन है। क्या है, 3 मेम्ब्रेन। पहली मेम्ब्रेन क्या है, एक एपिथेलियम ऑफ क्या है, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, किसकी, एल्वियोलाई की, मतलब कूपिका की उपकला। दूसरी क्या है, ये इसमें आरबीसी वगैरह ऐसे ऐसे भरा है, आपको एनसीईआरटी में कलरफुल मिल जाएगा बड़े अच्छे से। हम इसमें ज़्यादा टाइम इसलिए नहीं देना चाहते क्योंकि ये सीधे के सीधे क्या है, आप किताब से देख सकते हैं, और वैसे भी वीडियो बड़ी हो जाती है तो लोग देखना नहीं चाहते हैं। तो भैया आप नीट के लेवल का पढ़ रहे हैं, आप कंपटीशन के लेवल का, और सबसे दुनिया का टफ कंपटीशन का, आपको डॉक्टर बनना है, तो आपको क्या है, वीडियो भले ही बड़ी हो जाए 1 घंटे 1.5 घंटे, अगर आप 1-1.5 घंटे नहीं देख पा रहे हैं तो फिर क्या देख पाएंगे। आपको तो 7-7, 8-8 घंटे ऐसे खड़ा रहना पड़ेगा ओटी में। तो कई बार देखिए, रोक रोक करके देखिए, दोबारा देखिए, बार बार देखिए, लेकिन पूरा वीडियो देखिए। चलिए, तो हम आते हैं कि हमारे पास ये क्या है, एल्वियोलाई, और ये हमारे पास क्या है, पूरा का पूरा जो ब्लड वेसल्स जा रही हैं, जो उस कूपिका के अगल बगल क्या है, रक्त कोशिकाएं हैं ना। रक्त की क्या है हमारे पास, कोशिकाएं, जिसको हम रक्त वाहिनिकाएँ कहते हैं, चाहे वो आर्टरीज की हो चाहे वेन्स की हो। देखिए, तो एक क्या है, ये हम यहाँ लिख रहे हैं पहली मेम्ब्रेन, ये दूसरी मेम्ब्रेन ये, और तीसरी मेम्ब्रेन ये यहाँ पे जो ऐसे है, इसको बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में क्या होती है, थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन। तो अगर थिकनेस मेम्ब्रेन की क्या है, कम है, तो एक्सचेंज ज़्यादा होगा, सॉल्युबल जल्दी होगी, और ये मोटा है तो ये कम। तो हम क्या कहेंगे, थिकनेस ऑफ में कितनी होती है लेयर, 3 लेयर। क्या कहेंगे, 3 लेयर। कितनी पार्टिसिपेट करती हैं, 3 लेयर्स। क्या कहेंगे, 3 लेयर पार्टिसिपेट्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। कितनी लेयर भैया, 3 लेयर। पहली लेयर हमारे पास कौन कौन सी होगी, हम देखते हैं, थिन स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ क्या है, एल्वियोलाई। तो क्या कहेंगे, ये वाली, ये वाली। तो क्या पहला लिखेंगे, पहला एपिथेलियम, वहाँ पे थिन लिखा है, हम उसको नहीं लिख रहे हैं। एपिथेलियम ऑफ क्या है हमारे पास, एल्वियोलाई। एल्वियोलाई की क्या है, एपिथेलियम, मतलब हम जिसको कहते हैं हिंदी में उपकला, कूपिका की पतली सी उपकला। हमारे पास दूसरा है, हम लोग जिसको कहते हैं ना कि एंडोथेलियम ऑफ एल्वियोलाइलर कैपिलरी। ये एंडोथेलियम, ये एंडोथेलियम, एंडोथेलियम क्योंकि ये अंदर वाली है, इसके लिए एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरीज, कैपिलरीज। तीसरा हमारे पास कौन कौन सी है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या कहेंगे, बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन कहाँ पे, बिटवीन एल्वियोलाई एंड ब्लड कैपिलरीज। कितनी लेयर बेटा, 3। भैया कितनी लेयर,
3 लेयर। पहली है हमारे को क्या लिखेंगे 3 लेयर्स पार्टिसिपेट इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। 3 लेयर्स हमारे पास हैं पार्टिसिपेट्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। पहला क्या कहेंगे एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई, ये वाली। दूसरा हमने यहाँ लिखा है, तीसरा क्या है ये। दूसरा हमारे पास इंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरीज और तीसरा है बेसमेंट मेम्ब्रेन बिटवीन क्या है एल्वियोलाई एंड ब्लडी कैपिलरीज। एक बहुत ही स्पेशल और बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि हम यहाँ पे लिखेंगे थिकनेस ऑफ ऑल 3 मेम्ब्रेन, थिकनेस ऑफ ऑल 3 membranes less than 1 मिलीमीटर। याद रखिएगा लेस देन 1 मिलीमीटर। इन तीनों गैसों का जो थिकनेस है इन तीनों लेयर्स का जो थिकनेस है वो क्या है 1 मिलीमीटर से कम। अगर आप ऐसे लिखना चाहें तो यहीं पे ये देखो ये वाली और ये वाली इन तीनों का थिकनेस क्या है लेस देन 1 मिलीमीटर। मतलब इन तीनों का हमारे पास थिकनेस 1 मिलीमीटर से कम होता है ना। तो आप लोगों ने अभी तक देखा एक्सचेंज ऑफ गैसेस। आपको हमारी ये वीडियोस कैसे लगी हमको आप ज़रूर बताइएगा। कमेंट के माध्यम से आप अपने सुझाव हमको दे सकते हैं। अपने दोस्तों से चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करवाइए और जिन्होंने अभी तक ना सब्सक्राइब किया हो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, जिससे हमारी क्या है सीधे आपको वीडियोस तुरंत आप तक पहुंच जाए। करना क्या है रेड बटन से देखिए सब्सक्राइब लिखा है उसको दाबिए। आपको जो है फिर एक बेल घंटी आएगी, उस घंटी को टच करिए, छुइए, दाबिए और घंटी के बाद उसमें 3 ऑप्शन आएंगे, ऊपर वाला ऑप्शन दाब दीजिए। उससे क्या होगा कि जैसे हम वीडियो अपलोड करते हैं, जैसे ही कोई वीडियो नई अपती है वो आपको सीधे आपको सूचना हो जाएगी, सीधे आपको मैसेज पहुंच जाएगा, नोटिफिकेशन से पहुँच जाता है और आपके जब यूट्यूब खोलेंगे तो उस पर भी वो दिखाई देगी। एक बार आप लोग फिर देख लीजिए। अभी अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि इसका कैसे एक्सचेंज होता है। हमारी ये जो एल्वियोलाई बनाए हैं हमारी कूपिका से, हमारे क्या है फेफड़े से कैसे वो हमारे ब्लड में जाती है, ब्लड से कैसे टिश्यूज़ ऊतकों में जाती है और ऊतकों से कैसे फिर कार्बन डाइऑक्साइड आता है और वो एटमॉस्फेयर में जाता है। तो इसी का एक्सचेंज ऑफ गैसेस का अभी सेकंड पार्ट बचा हुआ है। ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस का क्या था फर्स्ट पार्ट। क्योंकि भैया आप नीट वाले हैं, आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। कौन सा गैसों का विनिमय का पार्ट नंबर 1 हो गया है। अब हम देखेंगे पार्ट नंबर 2 नेक्स्ट वीडियो में। तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। खूब पढ़ाई करिए और अपना सहयोग और सपोर्ट बनाए रखिए। चैनल को ज़रूर ही सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर भी करिए, लाइक भी करिए। जय हिंद। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।